चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये चैप्टर हम लोगों का दैनिक जीवन से रिलेटेड है, जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियाँ। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियाँ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पशुपालन किसे कहते हैं? पशुपालन, इससे क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि पशुपालन का मतलब है कि हम लोग जानवर सबको पालते हैं, उसका यूज करते हैं, उससे जो सामग्री दूध से बनता है उसका यूज करते हैं। वो हो सकता है केवल आपका ये नहीं कि गाय भैंस, इसके अलावे आपका पोल्ट्री फार्म होता है, जैसे इसमें हम लोग मुर्गी सब पालते हैं और बहुत सारे जानवर को हम लोग अपने फ़ायदा के अनुसार पालते हैं। इससे ही हम लोग कहते हैं पशुपालन। तो चलिए हम लोग समझते हैं पशुपालन किसे कहते हैं। जैसा कि चलिए समझते हैं हम लोग पशुपालन। मानव कल्याण में उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न एनिमल के कृषि पद्धति के अंतर्गत प्रजनन या वृद्धि के वैज्ञानिकी तकनीक को हम लोग पशुपालन कहते हैं। तो हम लोग जो दैनिक जीवन में जिस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं, बहुत सारा वैज्ञानिकी तरीके से भी इसको उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि पेड़ पौधा सब आता है वो तो होगा ही, लेकिन साथ में एनिमल में भी हम लोग वैज्ञानिकी तरीके से बहुत सारा यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम लोग इसी चैप्टर में आगे समझने वाले हैं। जब एक अलग वंशज हाइब्रिड का और एक, जैसे हम लोग गांव में देसला सब होता है और एक हाइब्रिड, इसका संकरण पहले जीन का करवाया जाता है लैब में। तो वो अभी आगे दोस्तों समझाएंगे आप लोगों को। तो अभी मेन हम लोगों को समझना है पशुपालन। मानव कल्याण के उपयोग में जो हम लोग लाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पशुपालन। इसमें बहुत सारा लाभदायक हम लोगों को टर्म मिलेगा। जैसे हम लोग गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, भैंस पालते हैं, और ये नहीं, साथ में आप मधुमक्खी सब भी पालन कीजिएगा तो वो भी इसी में आएगा। तो मेन जो पॉइंट है पहले फ्रेंड हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को इसको समझा देंगे। तो उसके बाद हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें पशुपालन सब में केवल गाय सब ही नहीं, साथ में मधुमक्खी सब भी आ जाएगा, मछली आ जाएगा, ये सब होता है। और इसका क्या उपयोग होगा आप लोग ही सोचिए अपने भाषा में। जैसे गाय सबसे हमको क्या मिलता है? दूध मिलेगा। और यदि बात करें हम लोग दूसरा कि मधुमक्खी से हमको क्या मिलेगा, उससे हम लोगों को शहद प्राप्त होता है। और यदि हम मुर्गी फार्म खोलेंगे तो उससे हमें अंडा प्राप्त होता है। मुर्गी फार्म मतलब खोलने का मतलब है उसको यदि हम लोग पालन करते हैं तो मीट उससे मिलता है। मछली अगर पालते हैं तो मछली का मीट मिलता है। गधा सबको यदि पालेंगे तब उस पर हम लोग सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढो के लेके जाएंगे। तो ये सब हम लोगों का पशुपालन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो चलिए आपको यही हम समझाते हैं। देखिए, सेम वही जो बात आप लोगों को समझाएं वही आप लोगों का इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, इसके लिए विभिन्न लाभों के लिए जिस एनिमल का पालन तथा प्रजनन करवाया जाता है उसे फार्म एनिमल या पशुधन कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गेंडा, ऊँट, मछली, मधुमक्खी, ये सब हम लोग पालते हैं, अभी समझा चुके हैं आपको। इसके माध्यम से अधिक मात्रा और गुणवत्ता वाले अधिक संख्या में पशुधन उत्पाद किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम लोग अधिक गुणवत्ता वाले, कहने का मतलब है कि यदि हम लोग अपने दैनिक जीवन में गाय का ही एग्जाम्पल लें तो आप लोग क्या चाहिएगा, वैसे गाय को पालन पोषण करें जो अधिक दूध देती है।
तो इसके कारण हम लोग उसके जीन में परिवर्तन कर देते हैं। नया संतान आने वाला जो रहता है, यानी गाय हम लोगों के गांव का रहता है, लेकिन उसको जब हम प्रजनन करवाते हैं तो एक बाइक लेके आते होंगे वो, जो उनको जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं गाय में। तो आप क्या बोलते हैं कि जीन इसको वैसा दीजिए कि वह मतलब कि जर्सी के तरह उनका अगला जनरेशन आ जाए। तो सेम उसी तरह से हम लोग ये क्यों ऐसा करवाते हैं? हम लोग ऐसा इसलिए करवाते हैं कि आगे हम लोगों को गुणवत्तापूर्ण या अधिक संख्या में मिले जल्द से जल्द, क्योंकि जानते हैं कि ये जो गाय होती है हम लोगों का, ये करीब 5 से 6 मन तक दूध देती है। लेकिन वो नया जो गाय आपका जो कहते हैं जर्सी सब होती है, वो सब करीब 9 महीना, 10 महीना, 11 माह तक दूध देती है वर्ष में। तो इसलिए हम लोग अच्छा गुणवत्ता के लिए भी हम लोगों का इसका ज़रूरी होता है दोस्तों। इसका कई भूमिकाएं हैं, तो जिसमें से एक ये है कि भैंस बकरी हम लोग इसलिए पालन करते हैं कि उससे हम लोग दूध का यूज करते हैं, मक्खन भी बनेगा, घी भी बनेगा, ये सब हम लोग दैनिक जीवन में जानते हैं। और हम लोग यदि आप बात करें कि लैब में चिकन सब का जो पालन करते हैं, ये पहले तो बनाया जाता है दोस्तों, बना के फिर इसको पालन किया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे हम लोगों को अंडा मिलते हैं, मीट मिलते हैं, ये सब हम लोगों को इससे प्रॉफिट हो जाता है। तो ये हम लोगों को दैनिक जीवन से रिलेटेड बातें हैं, आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। और जैसे मधुमक्खी से हम लोग को क्या मिलेगा? शहद मिलेगा। घोड़ा गधा को हम लोग किस लिए यूज करेंगे? हम लोग सामान ढोने के लिए यूज करेंगे। और कुछ जानवरों के चमड़े से हम लोगों का चप्पल, बेल्ट, इस सब भी हम लोगों का बन जाता है। तो 4-5 पॉइंट आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, कुक्कुट फार्म प्रबंधन। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो चिकन सब खाते हैं, उसमें जो निर्माण होता है पोल्ट्री, मतलब वही उजला वाइट टाइप का जो वो होता है चिकन सब, तो उसका क्या लगता है कि वो उसके माता पिता पहले रहते हैं तब जाके संतान होता है। वैसा नहीं, इस सब को क्या किया जाता है, बिना माता पिता के, बिना पेरेंट के ही लैब में तैयार कर लिया जाता है। अब तो यहाँ तक है कि अंडे को भी लैब में ही तैयार किया जाता है। जो आप लोग खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका कोई हैन या मुर्गी के द्वारा दिया गया है। वो हो सकता है कि आपको लैब में बनाया गया मिल रहा हो। तो यही है आप लोगों का। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये फॉर्म क्या होता है, पोल्ट्री फॉर्म। तो दैनिक जीवन में ये सब जानते हैं, तो चलिए आपको इसको पहले समझा देते हैं। देखिए, पोल्ट्री एक प्रकार का पक्षी वर्ग होता है जिसके अंडे तथा मीट का उपयोग मनुष्य भोज्य पदार्थ के रूप में करता है। ऐसे एनिमल का वैज्ञानिकी पद्धति के अंतर्गत पालन करना, प्रजनन करना इत्यादि, ताकि अधिक मात्रा में गुणवत्ता वाले अंडे और मीट प्राप्त कर सके, इसे ही हम लोग पोल्ट्री फार्म कहते हैं। वही सारे बात है दोस्तों, आप अपने मन से थोड़ा अलग से भी इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे पॉइंट पे आते हैं। 90% से अधिक पोल्ट्री एनिमल के रूप में चिकन ठप का उपयोग होता है। तो आप लोग जानते ही हैं, अभी जितना आपको एक का नहीं है, उससे ज़्यादा चिकन का यूज होता है। 90% चिकन के रूप में यूज होता है, 10% आपका एग के रूप में होता है। और ये आपका दो प्रकार के होते हैं पोल्ट्री एनिमल, एक होता है बॉयलियर और एक होते हैं लेयर। तो सर बॉयलियर से क्या होगा? बॉयलियर से हम लोगों को मीट प्राप्त होता है और लेयर से हम लोगों को अंडे प्राप्त होते हैं। ये दो तरह के हैं, बॉयलियर और लेयर। बॉयलियर से क्या प्राप्त होते हैं? बॉयलियर से हम लोगों को मीट प्राप्त होते हैं और हम लोग लेयर से एग प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग इसमें देखें, आप लोग देख लिए हैं दोनों से एक प्राप्त होते हैं। और जैसे इसका यदि सोचिएगा
कि ये फॉर्म सबको कहाँ मतलब कि बनाएं जहाँ हम लोग मुर्गी पालन कर सकें। उसके लिए याद आपको रखना होगा कि ये जहाँ मानव रहता है उससे दूर बनाया जाता है, और साथ में ही उसमें चार दीवारी के तरह देखे होंगे जहाँ यदि वो फॉर्म बनता है तो वहाँ एक चार दीवारी के तरह घेर दिया जाता है, तार वाला रहता है, तार से चारों बगल से, ताकि वहाँ कोई अन्य जीव जंतु नहीं पहुँच सके। तो वही हम लोगों को ध्यान देना, और समय समय पर मान लीजिए हम ही लोग को कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग चले जा मतलब कि कुछ प्रॉब्लम होता है तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार ये फॉर्म, मुर्गी फॉर्म को यदि दिक्कत होता है इसके लिए हमको किसी चिकित्सक को रखना पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा कि ये एग दो प्रकार के, पोल्ट्री फार्म दो प्रकार के इसमें रहते हैं हैन। ये एक होते हैं बॉयलियर, दूसरा होता है लेयर। बॉयलियर में हम लोग क्या देखें कि एक बॉयलियर वाले से हम लोगों को मीट प्राप्त होता है और लेयर से अंडे प्राप्त होते हैं। और दूसरा है कि इसका आवास हम लोग अपने आवास से दूर बनाएंगे। और ये भी ध्यान रखना होगा इसके साथ कि ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में, ये जो आप कहीं भी ये पोल्ट्री फार्म देखे होंगे ये पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबा बनाया जाता है। और साथ में ये चार दीवारी के तार का जाल मेढ़ा रहना चाहिए ताकि पोल्ट्री एनिमल और उसके अंडे का बचाव सांप और चूहे से, कुत्ता बिल्ली से हो सके। जो आप लोगों को ये सभी बताए हैं और ये सब आप अपने से भी समझ सकते हैं। आवास सतह उसका ढलान युक्त तो होना चाहिए जिस पर 10 सेंटीमीटर मोटा पुआल परत बिछा रहना चाहिए ताकि आवास में पानी पीने के लिए तालाब, खाने के लिए चारा, ये सब उसका क्या है व्यवस्था हो। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों की एग्ज़ाम के व्यू से। ये सब हम लोग दैनिक जीवन से रिलेटेड है, ये चैप्टर दे दिया है। इसमें कोई एक क्वेश्चन ही रहेगा और वो क्वेश्चन जो आगे रहेगा वो आप लोगों को हम बताएंगे। ये एनसीईआरटी में ये सारा दिया गया इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए डेयरी फार्म। डेयरी फार्म जो है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। एनसीईआरटी में आपका ये क्वेश्चन डेयरी फार्म प्रबंधन दिया गया है। तो चलिए इसको समझते हैं। डेयरी फार्म के नाम से ही हम लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि डेयरी, डेयरी का मतलब ये दूध से संबंधित होता है। जैसे आप लोगों को कभी ज़्यादा दूध का ज़रूरी पड़ा होगा कभी भी तो आप लोग डेयरी फार्म जाते होंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारा दूध का मतलब कि स्टोर रहता है डेयरी फार्म में। और यदि आप लोग जो दूध का नाम सुने हैं अमूल और जो सब भी दूध है सुधा, वो सब डेयरी फार्म से ही पैक होके आगे के लिए जाता है। तो यही डेयरी फार्म, चलिए अब आपको समझाते हैं। मेन पॉइंट तो आप लोग समझ गए कि देखिए वह एनिमल जिससे मिल्क प्राप्त होते हैं उसे हम लोग डेयरी एनिमल कहते हैं। उसके बाद वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत डेयरी एनिमल का वैज्ञानिकी तकनीक द्वारा रख रखाव होता है उसे डेयरी फार्म कहते हैं। डेयरी फार्म कहते हैं। डेयरी फार्म हम किसको बोल दिए कि जहाँ हम लोगों को वैज्ञानिकी तरीके से उसका रख रखाव होता है। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। डेयरी फार्म एवं इसको वैज्ञानिक के तरीके से देखभाल करेंगे तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट कह देते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारा तथ्य शामिल है। बहुत सारा तथ्य कहने का मतलब ये है कि हम लोग इससे बढ़िया मतलब गुणवत्ता वाले दूध देने वाले एनिमल का सबसे पहले चुनाव करते हैं ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध ले सकें। और उसके बाद उसके लिए हमको हवादार घर बनाना पड़ता है और ढलान युक्त करना पड़ता है। साथ में विस्तृत होना चाहिए, अधिक विस्तृत क्षेत्र में ये नहीं होगा, साथ में अधिक विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
और वहाँ सनलाइट भी अच्छा से आ सके, विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए, ढलान होना चाहिए, ताकि पानी सबसे भी कभी हम यदि धोएं उसको साफ क्लीन करें तो वो पानी सही से बाहर निकल जाए, तुरंत वो क्लीन हो जाए। और हमको साथ में ही नियमित तरीके से उसको साफ रखना चाहिए। और साथ में वो सब जो डेयरी एनिमल होते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी आप पाल रहे हैं, उसको ब्रश से साथ में साफ करते रहना है। मवेशी सबके अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको तुरंत ही डॉक्टर से दिखाइए। और उसको खाने के लिए 15 से 20 केजी चारा देना है, 4 से 5 केजी दाना दिया जाता है, 4 से 5 केजी हम लोग दाना देते हैं, 27 से 32 लीटर हम लोगों को पानी देना होता है। ये सारा हम लोगों को उनको ध्यान देना है। समय समय पर हम लोगों को चिकित्सक से उसको जांच करवाना होता है। ये हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 था एनसीईआरटी का दोस्तों, जो हम लोग डेयरी फार्म पढ़ लिए। और एक क्वेश्चन है पशु प्रजनन, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपके एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 3। ये पशुपालन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पशुपालन कहते किसे, वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। और पशुपालन आप कैसे पशु को कीजिएगा, जो किस्म उसका क्या हो, उच्च किस्म का हो और नस्ल भी अच्छा रहे और हम लोगों को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, यही हम लोग चाहते हैं ना। और साथ में ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसका हम मतलब कि उत्पादन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन करवाएं और संख्या बढ़ाएं और हम लोग ज़्यादा से खूब उससे लाभ कमाएं, यही हम लोगों का है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। उच्चतम मात्रा और गुणवत्ता वाले एनिमल उत्पाद प्राप्ति के लिए उन्नत उन्नत किस्म या नस्ल के बीच प्रजनन कराना एनिमल ब्रीडिंग कहलाता है, पशु प्रजनन कहलाता है। पशु प्रजनन हम लोग इसी को बोलें कि हम लोग पशु प्रजनन वही अभी समझाएं कि हम लोग क्या चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया हम लोग का जैसे गाय है तो अगला यदि जेनरेशन उसका आए तो कैसा किस्म का चाहिएगा, तो चाहिएगा कि वैसा किस्म का आए जो हमको इससे भी ज़्यादा दूध दे। तो उसके लिए हम लोग उन्नत किस्म का यूज करेंगे, वही हम लोग पशुपालन के ही अंतर्गत आपका पशु प्रजनन आ जाता है, पशु प्रजनन आ जाता है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। पशु प्रजनन में मेन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका वृद्धि करना और साथ में हम लोग उसके गुणवत्ता में ही क्या करते हैं, सुधार हम लोग लाते हैं। और एक पॉइंट भी इसका याद रख लीजिएगा कि अधिक लक्षणों और बाह्य आकार के मतलब कि जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जो अधिक लक्षण बढ़िया वाला होना चाहिए। लक्षण बढ़िया का मतलब जैसे जर्सी सब में दूध देने का लक्षण रहता है ज़्यादा, और साथ में ही उसको कम एक बार में खाना दे दिए तो माइनेज हो जाता है। तो ये बाहरी गुण सब भी इसमें हम लोग देखना है। और साथ में ये जान ही रहे हैं कि यदि कोई गाय है तो उसका वंशज भी क्या रहता है, भले थोड़ा सा जीन अलग हो लेकिन वंशज भी उसका क्या होता है, गाय ही होता है, तो उसी वंशज कराना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग प्रजनन अभी पढ़ें कि हम लोग एक से जीव से बहुत सारा जीव का हम लोग उत्पत्ति कर सकते हैं, प्रजनन हो गया। और कैसा जीव चाहिए, हम लोग को उन्नत किस्म वाला चाहिए। पशु प्रजनन का कई प्रकार होता है जिसमें मेन हम लोगों को 12th क्लास में 2 प्रकार का दिया गया है, जिसमें से एक है अंतः और बाह्य प्रजनन, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। तो अंतः प्रजनन हम लोग कहेंगे किसको, जब अपने ही जनरेशन में उनका शादी विवाह हो जाता है। जैसे इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे कहिए कि हम लोग हुए और कहीं भैया का सपोज शादी हो गया, ठीक है। अब हम भैया के साली हो गए या उसके ही बगल वाले कोई, हम लोग वहाँ गए, उससे अफेयर चला, शादी विवाह मान लीजिए हो गया।
ये कह सकते हैं कि 1 से 2 जनरेशन गया। तो ये सब 2 जनरेशन तक, 3 जनरेशन तक, 4 जनरेशन के बीच में यदि शादी विवाह हो जाता है तब उसे हम लोग कहते हैं अंतः प्रजनन। लेकिन यही 6 जनरेशन से बाद होता है। यदि हम लोग का ये शादी विवाह 6 जनरेशन के बाद होता है तब हम लोग इसी को कहते हैं बाह्य प्रजनन। तो ये हम आपको अपने भाषा में समझाएं, तो चलिए हम लोग इसी को समझते हैं। देखिए, हम लोग पशु में प्रजनन करवा रहे हैं, ना कि अभी मानव में। तो ये आपको समझना है अंतः प्रजनन। देखिए, सामान्य ब्रीडिंग, सामान्य ब्रीडिंग है, यहाँ थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। सामान्य ब्रीडिंग के निकटस्थ एनिमल के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक प्रजनन होना इनब्रीडिंग कहलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी बताएं दोस्तों कि 1 2 3 4 5 5 यानी कि 6 तक आप लोग मान सकते हैं। 6 से यदि ज़्यादा हुआ तब आपका बाह्य हो जाएगा, तो आपका अंतः ब्रीडिंग हो गया। अंतः ब्रीडिंग मतलब कि 4 पीढ़ियों के या 6 पीढ़ियों के अंदर होना चाहिए। यदि प्रजनन होता है 6 पीढ़ियों के अंदर तब वो अंतः प्रजनन कहलाता है। और इसमें आपको देखना होगा अंतः प्रजनन वो जो हम लोग जीवों में करवा रहे हैं, तो इससे होता क्या है, यदि आप लोग अंतः प्रजनन करवाते हैं तो इसमें दिक्कत ये हो जाता है कि उसमें इन ब्रीडिंग का जनन क्षमता जो है और उत्पादन का भी जनन क्षमता, यदि आप अपने जनरेशन में यदि शादी विवाह हो जाता है, इस तरह से समझिए, तो उसमें जो जनरेशन में अपने जनरेशन में हुआ तो उसका क्षमता जो आपका है, स्वास्थ्य क्षमता कहिए, प्रजनन क्षमता कहिए, मानसिक क्षमता कहिए, तो वह जनरल की अपेक्षा वो आपका कम हो जाता है, सामान्यतः कम हो जाता है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो इसी बात को अपने भाषा में यहाँ आपको लिखे हुए हैं कि यह मतलब कि सामान्यतः युग्मता को बढ़ावा देता है, लेकिन लगातार इनब्रीडिंग के जनन क्षमता और आवश्यकता उत्पादकता घट जाते हैं, अर्थात अंतः प्रजनन अवसादन उत्पन्न हो जाता है। तो ये उत्पादकता सब क्या हुआ दोस्तों कि ये घट जाता है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि जब यदि कहीं किसी का शादी विवाह यदि लगे ना, तो उसमें थोड़ा कोशिश ये करना है कि वो थोड़ा दूर का हो, इससे आपका जनरेशन आपका स्वस्थ रहता है। आउट ब्रीडिंग, अभी आपको बताएं आउट ब्रीडिंग क्या होना चाहिए दोस्तों कि 6 जनरेशन से आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मेन तो परिभाषा यही है, लेकिन आउट ब्रीडिंग भी आपका 2 प्रकार का होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं कि आउट ब्रीडिंग कहते हैं किसे हैं। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि कम से कम 6 जनरेशन क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग आउट ब्रीडिंग में लेंगे। बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन, जिसमें एक ही पशु नस्ल वाले अलग अलग नस्लों या अलग अलग जातियों वाले होते हैं, उसे हम लोग आउट ब्रीडिंग कहते हैं। तो यही हम लोगों का है कि 6, इसको 2 तरह से आप लिख सकते हैं कि यदि 6 जनरेशन के बाद हुआ तो भी हम लोगों का आउट ब्रीडिंग होगा। यदि हम लोगों का वंश अलग हो, दोनों का वंश, इस जगह ध्यान दीजिएगा, जाति और वंश याद कीजिए, आपको बताए थे। तो यदि उसमें से यदि हम लोग ध्यान दें कि नस्ल नस्ल भी आपका अलग अलग हो, लेकिन आपका अगर जाति भी अलग अलग हो, ध्यान दीजिए, उसका नस्ल भी अलग हो। जैसे ध्यान दीजिए, आपको बताए हैं कि जानवर में ही यदि लें कि जैसे देसला, जर्सी, ये सब आप लोग समझ रहे होंगे, गांव सब में जो रह रहे हैं हम लोग, तो वही नस्ल उसका क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जाति भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यदि एक आपका देसला है और एक जर्सी है, इसके बीच में यदि प्रजनन करवाते हैं तो ये भी क्या हो गया, आउट ब्रीडिंग, ये भी आपका आउट ब्रीडिंग है। यदि दोनों एक ही जाति का है और 6 जनरेशन के बाद रिलेशन में आ रहा है, प्रजनन में आ रहा है,
तब भी उसे हम लोग आउट ब्रीडिंग कहते हैं। तो आउट ब्रीडिंग का आपका कई को मेन समझ गए हैं, 2 गो, कि यदि जाति वंश सब एक ही है लेकिन 6 जनरेशन के बाद आ रहा है तो भी आउट ब्रीडिंग, ये दोनों अलग अलग वंश और जाति का रहेगा तब तो वो आउट ब्रीडिंग आपका होगा ही। आशा करते हैं दोस्तों आप ये समझ गए हैं। देखिए आपको समझाते हैं कि आउट ब्रीडिंग तो समझ गए, यही आपका कई प्रकार का है, मेनली 2 प्रकार का है। एक है बहिसंकरण। बहिसंकरण हुआ आउट ब्रीडिंग जो एक ही नस्ल वाले पशुओं के बीच संपन्न होता है, लेकिन 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों ओर की किसी भी वंशावली में पूर्वज नहीं होते हैं, पूर्वज कॉमन नहीं होते हैं। तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, 4 से 6 आपका नहीं होना चाहिए पूर्वज कॉमन, उसे ही आउट क्रॉसिंग कहते हैं, आउट ब्रीडिंग कहते हैं। प्रजनन की यह विधि पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ये तो बताएं, क्योंकि दूध और मांस उत्पन्न करने का क्षमता औसत से थोड़ा कम होता है लेकिन प्रजनन अवसाद समाप्त हो जाता है। सर एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, प्रजनन अवसाद क्या होता है? प्रजनन अवसाद का मतलब ये होता है, ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का बीमारी भी कह सकते हैं, और वैसा बीमारी कहिएगा कि जो ये जनरेशन पर जनरेशन बढ़ते जाता है, यही बीमारी आपका प्रजनन अवसाद होता है। तो यदि आप शादी विवाह में यदि जाते हैं, देखिएगा यदि इनब्रीडिंग हो रहा है, अंतः प्रजनन हो रहा है, तो उसमें जो प्रॉब्लम उनके संतान में है वही अगला यदि फिर उसी जनरेशन में शादी हुआ तो वही प्रॉब्लम फिर उसके संतान में भी आने आ जाता है, बहुत ज़्यादा लक्षण। तो अगर आप दूर में ऐसा प्रजनन हो रहा है तो वाई वाला, तो इस स्थिति में आपका किसी भी प्रकार का ये खतरा जो है ख़त्म हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। हाँ ये भी ध्यान रखना होगा, भले उसका प्रजनन क्षमता औसत से थोड़ा कम होता है, कहने का मतलब ये है प्रजनन क्षमता ठीक रहता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ये जो बीमारी ये प्रजनन अपसादन का क्षमता ये क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। यही हम लोगों को समाप्त करना है, इससे कि हम लोग जैसे कि आप लोगों को बताए थे हीमोफीलिया बताए थे, जो जीन से संबंधित बीमारी था, वो सारा ये इसी के कारण आपका प्रजनन अवसाद के कारण होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं संकरण। कौन सा संकरण? क्रॉस। ये भी आपका कौन सा संकरण है? वही आपका वाई संकरण है। वह विधि जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर और दूसरे नस्ल के श्रेष्ठ मादा पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है, तब उसे हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे हम लोग क्या चाहिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक मजबूत भी होना चाहिए और साथ में इसके साथ हम लोग चाहिएगा कि उत्पाद भी हमको अच्छा होना चाहिए, यही हम लोग मेनली चाहते हैं। तो इसलिए ये हमको ध्यान देना होगा कि इसके लिए दोनों नस्ल का क्या चाहिए, बढ़िया चाहिए, मतलब कि हेल्दी चाहिए। तो आपको यही इसमें बताया गया है। देखिए समझाते हैं आपको। क्रॉस संकरण में वह विधि जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा, यानी कि दोनों पशु के बीच यदि क्रॉस करवाएंगे तब उसे हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। इसके माध्यम से प्राप्त नए नस्ल अपने पेरेंट नस्ल से श्रेष्ठ होते हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं। जैसे ये आपका पंजाब में बीकानेरी एडीज भेड़ तथा मेरिन एम्स, ये दोनों भेड़ का ही प्रजाति है दोस्तों, और इन दोनों के बीच संकरण जब करवाया तब एक नई नस्ल विकसित हो गई, नई नस्ल विकसित हो गया। तो ये आपका कहाँ करवाया गया है? ये आपका अपने ही देश के एक राज्य में करवाया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन इसी में आपका है, इंटर हाइब्रिडाइजेशन अंतर विशिष्ट, ये भी आपका वाह का है लेकिन उतना फेमस ये नहीं है, वही दोनों फेमस था। तो इसमें क्या होता है कि दोनों आपका अलग अलग प्रजाति वाला होता है। अलग अलग प्रजाति वाला कहने का मतलब सर, जैसे कि ये कहिए ना, ये यदि
मानव है तो वो आपका मानव जीव नहीं, कोई और जीव है, यानी कि दोनों अलग अलग है। और दोनों में प्रजनन यदि करवाएं तो संतान जो आया कोई तीसरा आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं अंतःविशिष्ट। एक बार फिर समझिए, दोनों अलग अलग जीव है और दोनों में प्रजनन करवाएं तो कोई नया तीसरा जीव आ गया, तब इसे हम लोग कहते हैं अंतःविशिष्ट संकरण। दो अलग अलग प्रजातियों वाले एनिमल के बीच प्रजनन को इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप प्राप्त संतति बांझ होते हैं, जैसे एक मेल डंकी हो गया और फीमेल हॉर्स। डंकी आप लोग जान रहे हैं, डंकी और हॉर्स, इस दोनों के बीच यदि संकरण करवाएंगे तब हमको खच्चर का निर्माण हो जाता है। खच्चर आप लोग जान रहे होंगे, कोई आदमी का नाम नहीं, ये जानवर का नाम है खच्चर। यानी कि डंकी हुआ और हॉर्स, डंकी और हॉर्स में रिलेशन प्रजनन होता है, तब उसे हम लोग खच्चर ये, तब इससे हम लोगों को जो खच्चर का निर्माण होता है इसे ही हम लोग अंतःविशिष्ट संकरण कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे ये तीनों। अब हम लोग आते हैं मधुमक्खी पालन, इसी को हम लोग मौन पालन भी कहते हैं। एपीकल्चर, बी कीपिंग, तो ये बहुत सारे नाम है और ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी में दिया गया है दोस्तों, इसीलिए इस सब क्वेश्चन को हम लोगों को अच्छे तरह से समझना होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं खाली दिया गया है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ये कई बार। आप को यदि बताएंगे अभी इस चैप्टर से 2 नंबर तो फिक्स रहेगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी रहता है, कभी कभी इसका ये मधुमक्खी भी दे देता है। एक है उत्तक संवर्धन, इसी चैप्टर का है, उत्तक संवर्धन दिया गया है, तो उत्तक संवर्धन भी आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कैसे हम लोग मधुमक्खी पालन करेंगे ये जानते हैं कि हम लोगों के बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन किया जाता है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। और इससे फ़ायदा क्या होता है, ये एक प्रकार का लघु उद्योग है। जो हम बोल रहे हैं समझ, खाली सुनते चलिए ना एक बार, उसके बाद आप लोग फिर एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ना, फिर समझ में आ जाएगा कि हम लोग मधुमक्खी किस लिए पालन करते हैं। शहद के लिए करते हैं, और शहद के लिए जब करते हैं तो शहद से उसको बेच के हम उससे मुनाफा कमाते हैं। और वो जो मधुमक्खी पालन करते हैं देखते होंगे, वो उजला उजला बच जाता है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, मोम बना लेते हैं। और शहद से हम लोगों का रक्त शुद्ध होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। और साथ में ही हम लोग जैसे कि सेब, नाशपाती सब पौधा जान रहे होंगे, इसमें जो परागन होता है ना, तो ये परागन भी इसी के द्वारा होता है, मधुमक्खी के ही द्वारा होता है। और इसमें ये भी ध्यान रखना होगा, अगर हम लोग मान लीजिए इसका पालन करेंगे, यदि हम लोग इसका पालन करेंगे, इसके प्रकृति के बारे में हम लोग को ध्यान रखना होगा, ये सारे बातों को हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम आपको जो समझाएं एक बार हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए मधुमक्खी के बारे में कैसे क्यों पालन करते हैं ये आप लोग सुन चुके हैं। शहद तथा मोम प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण, देखभाल तथा उसका रख रखाव करना ही हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। और हम लोगों का इससे बहुत सारा निम्न महत्व है, एक तरह का ये उद्योग हो जाता है इस शहद निर्माण करने के लिए, क्योंकि उसमें विटामिन बी, बी6, सी, विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों। और इसमें रक्त शुद्धिकरण होता है इसके द्वारा, शहद के द्वारा। और साथ में ही रक्त शुद्धिकरण होता है, औषधि के रूप में ये कार्य करता है। और इससे मोम बनाया जाता है। यही जो आपको बताए हैं ना, इसका पशुपालन करने के लिए हम लोग झाड़ियों या बगीचा बनाते हैं, ताकि वो आराम से फूल सब से रस ले सके। और साथ में इसमें एक आपको ध्यान में ये देना होगा कि यदि आप चाहिएगा तो इसमें 4 से 5 किलो शहद भी इससे आप निकाल सकते हैं। ये तो जान ही रहे हैं आप लोग कि 4 से 5 केजी शहद हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें अगर आप चाहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसका खेती करने के लिए, मतलब कि वो
ये मधुमक्खी पालन करने के लिए, तब इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि मधुमक्खी के स्वभाव के बारे में पता कीजिए आप, क्या स्वभाव है। उसके लिए छत्तों को रखने के लिए कैसा स्थान चाहिए, और साथ में ही मधुमक्खियों के दल को पकड़ना होगा, रानी मधुमक्खी सबको, और रख रखाव के बारे में हम लोग को समझना होगा। तो ये मेनली हम लोगों का मधुमक्खी के बारे में था। हम लोग उसको किस तरह से रखेंगे, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि ये एक प्रकार का कैसा है, कह सकते हैं छोटा उद्योग हो जाता है। खून आपका क्लीन होता है, बहुत सारा प्रोटीन इससे मिल जाता है। उसके बाद इसमें औषधि के रूप में कार्य करता है। तो साथ में ये बहुत सारा है, इसके प्रजाति के बारे में जानना होगा, उसका स्वभाव प्रकृति के बारे में जानना होगा। ये इसी के साथ हम लोगों का इसका मधुमक्खी कंप्लीट हो रहा है। अब साथ में हम लोग आते हैं फिशरी। फिशरी का मतलब कहते हैं हम लोग मछली पालन। बहुत सारा बिजनेस है दोस्तों, आराम से हम लोग को बाद में ये सब करना है। ये है क्योंकि आप लोग कंप्लीट करते नहीं हैं, तो इसीलिए ये सब तो करने होगा ना, इसीलिए इस सब का जानकारी हम लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जितना भी दोस्तों ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, लगभग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लगभग आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, मछली जान ही रहे हैं तालाब में जलीय जीव है, इसके भी स्वभाव के बारे में पता करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछली को हम लोग क्या कर सकें, उत्पादन कर सकें। जो मेन मेन पॉइंट है आपको बोल रहे हैं, पहले आप ध्यान में रखिए, उसके बाद फिर आप एक बार में इसको समझ जाइएगा कि इसका हम लोग पानी में इसका पालन करते हैं। बहुत सारा मछली का प्रकार भी होता है, जिसमें से मेन जो होता है आपका कतला होता है, रेहू होता है, बहुत सारा। इससे सर फ़ायदा क्या होगा, बहुत सारे मुनाफा भी कमाए जाते हैं। इसमें बहुत सारा विटामिन रहता है, आयोडीन का प्राप्ति हो जाएगा। मछुआरों के लिए भी इसमें लाभ होता है। अगर मान लीजिए आप लोग मछली नहीं खाइएगा, तो मछुआरा सब बेचारा मारेगा नहीं मछली, उसका फैमिली को दिक्कत होगा। तो सब तरह से, और इसका जानते हैं मछली का जो त्वचा रहता है, इसके त्वचा का हम लोग जो चप्पल सब बनाने में भी उपयोग करते हैं। मछली के त्वचा का उपयोग चप्पल सब बनाने के लिए भी किया जाता है। तो बहुत सारा उपयोग है। तो आपको हम इसको एक बार समझाते हैं दोस्तों, कि अब जो बात आप लोगों को अपने भाषा में समझाएं, उसी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये होता क्या है, वह उद्योग जिसका संबंध मछली अथवा जलीय जीव को पकड़ने से एवं उसका रख रखाव करना हो तथा उसे बेचना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिशरी कहते हैं। आप अपने भाषा में स्वतंत्र इसको आराम से लिख सकते हैं। हम लोगों की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग इसी पे आधारित है, ये भी आप जान रहे हैं। कतला, रेहू स्वच्छ जल या वो लवण जल में पाए जाते हैं। ये सब आपका मछली का प्रकार है। और कुछ समुद्र में पाए जाते हैं, जिसमें हिसला, सरडास, ये सब जितना भी, ये सब दोस्तों समुद्र में पाया जाता है। इसका हम लोग को क्या यूज होता है, खाद्य पदार्थ में होता है। समुद्र में आयोडीन के लिए होता है। फिश में विटामिन ए और डी रहता है, उसके लीवर ऑयल में के रूप में। उसके बाद मछुआरे के लिए आय का स्रोत है। तो हम लोग चप्पल जूता भी इसके त्वचा से बना लेते हैं। ये आप लोगों को हम पहले बता दिए। चलिए दोस्तों, अब जो हम लोगों का बहु अंडोत्सर्ग भ्रूण अंतरण तकनीक, ये थोड़ा सा आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि फिर इसमें जो है ना एक उत्तक संवर्धन इम्पोर्टेंट है। ये सब तो आप लोग आसान ही है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। मेन आपका एक इधर उत्तक संवर्धन आपका आएगा, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए बहु अंडोत्सर्ग क्या होता है, इसको सबसे पहले आप अपने भाषा में समझिए। हम लोग जो पशुपालन करेंगे, क्या चाहेंगे, उसकी संख्या में वृद्धि करना। तो आप लोग जानते होंगे कि यदि बकरी हो या गाय हो, ये सब ज़्यादा कुछ समय अंतराल में
कै संतान को जन्म देती है? एक संतान को। या बकरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 संतान 3 संतान होता है। लेकिन ये आपका ऐसा प्रोसेस है, उसमें हम लोग अंडाणु का, फीमेल गैमीट का ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसमें रसायन हम लोग देते हैं सुई के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा गैमीट का फॉर्मेशन हो, ठीक है। और फिर हम लोग इधर से जो जिस समय प्रजनन करवाया जाता है, तो जान रहे हैं आप लोग स्पर्म का संख्या भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण तो प्रजनन के बाद जो है जीवों की संख्या जो होता है बहुत ही, मतलब कि 8-10 संतति, मतलब कि युग्मनज उससे निर्माण करवा लिया जाता है। फिर से समझिए कि सर उनका जो कोई भी एनिमल है, क्या वो 8 से 10 के स्पेस रहता है उसके आंतरिक में? नहीं, वैसा नहीं है। लेकिन हम लोग करते उसमें क्या है, जैसे कि हम लोग ये एक इंजेक्शन दिए, वो इंजेक्शन के कारण अंडाणु 8 से 10 की संख्या में आ गया। इधर से फिर आपका मेल से शुक्राणु आपका प्रवेश करता है। शुक्राणु जब आपका प्रवेश करता है तो मेल और फीमेल मिला, तब आपका जायगोट बनता है। और उस जायगोट को बताए होंगे आपको, 8 से 32 कोशिकीय जायगोट जो भ्रूण में बदल जाता है, उस भ्रूण को क्या कर लिया जाता है? बाहर कर लिया जाता है। फिर से समझिएगा, उस भ्रूण को बाहर कर लिया जाता है और वो किसी और जानवर में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो जानवर फिर से आपका पेरेंट नहीं बन सकता है, तो पोषण के लिए किसी भी आपका अन्य एनिमल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे सेरोगेटेड, आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे एक्टर सब ऐसे होते हैं जो किसी और अन्य महिलाओं के गर्भ को ले लेते हैं। इस पे क्या बोलते हैं, अपने भाषा में कहिएगा ना, भाड़ा पे कह सकते हैं कि ले लेते हैं। उनसे होता क्या है, उनसे कि ये जो संतान अब हुआ, तो ये 9 माह के बाद यदि जन्म हो जाता है तो ये उनका रहता है। तो वही आपका, इनको एक तरह से यही कहिए कि वहाँ युग्मनज का निर्माण करवा लिया, युग्मनज के बाद भ्रूण का, और भ्रूण को बाहर निकाल के किसी अन्य एनिमल में वो प्रतिस्थापित कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, MOET शॉर्टकट नाम है इसका। चलिए आपको हम अब यही पॉइंट को समझाते हैं, ये हम लोगों को अपने भाषा में समझ गए। देखिए अब ये लिखा हुआ आप लोगों का जो है, समूह में मवेशी अर्थात एक साथ अनेक मवेशियों की प्राप्ति के लिए फीमेल पेरेंट में मवेशी में अपसज फॉलिकुलर, आपको बताए थे चैप्टर 4 में, हार्मोन की तरह कार्य करता है, करने वाले को प्रवेश कराकर एक अंडे के बदले 6 से 8 अंडे निर्माण करवाए जाते हैं। उसके बाद पेरेंट फीमेल में कृत्रिम वीर्य निषेचन द्वारा संपन्न करवाया जाता है। संपन्न निषेचन हो गया और 8 से 32 कोशिकीय संरचना वाले भ्रूण का विकसित कर लिया जाता है। लेकिन 6 से 8 की संख्या में भ्रूण बिना शल्य क्रिया विधि द्वारा पेरेंट से अलग कर, वो इसका मतलब हुआ कि वो अभी वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रूण से बड़ा नहीं होने देता है और उसको क्या कर लेता है, पेरेंट से सेरोगेट, मतलब कि वहाँ से पहले हाथ निकाल लेता है और फिर किसी अन्य जानवर में उसको एनिमल में प्रतिस्थापित कर देता है और मदर में स्थानांतरित कराकर अंत में उनसे संतति मवेशी प्राप्त कर लिया जाता है। इसे ही हम लोग MOET कहते हैं। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे मेन हम लोगों को पशुपालन करने का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाना। तो इससे क्या हुआ, अभी 1 साल में कह सकते हैं यदि कोई एनिमल है कि एक बार संतान दे रही है, तो अब यदि हम उनसे 7 या 8 युग्मनज को विकसित करवाएं तो 1 साल में कैट हो गया, 7 से 8 संतति का निर्माण हो जाता है। तो यही इनसे हम लोगों को प्रॉफिट हो जाता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं पादप प्रजनन। पादप प्रजनन का मतलब ये है, अब हम लोग प्रजनन किस में करवाने वाले हैं, पादप में। अभी तक जो आप लोग पढ़ें ये सब प्रजनन किस में था,
ये सब प्रजनन था दोस्तों हम लोगों का, मेनली एनिमल में था। अब पादप में भी यही होता है। पादप में आप कैसा आप चाहिएगा, आम के समय में आम मिले या हमेशा आम मिले? ज़रूर है कि आप लोग सोचिएगा काश हमेशा आम मिले। तो इसके लिए वैज्ञानिकों को बहुत सारे कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, और इसी सब प्रोसेस को हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिकल किया, जिसको हम लोग क्या कह दिए, पादप प्रजनन। कुछ जीन इसका लिया, कुछ जीन उसका लिया, फिर यदि बड़ा अच्छा हुआ तो दे दिया गया मार्केट में। जैसे भी टमाटर बहुत सारे मिल जाते हैं, भिंडी बहुत प्रकार के मिल जाते हैं, जो सब चाहिएगा बहुत सारा मिल रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, आपका यही रीज़न है। तो चलिए आपको हम लोग प्लांट ब्रीडिंग समझते हैं। जब वैज्ञानिकी तकनीकें द्वारा खेती किया जाता है ताकि उच्च प्रजाति वाले फसल प्राप्त कर सकें, इसे ही प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। और उन्नत किस्म के फसल अधिक उपयोगी और अत्यधिक उत्पादन करने के लिए तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले फसल को विकसित कराना, ये भी क्या कहलाता है, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। ये निम्न चरणों में संपन्न होता है। तो इसमें ध्यान वही सब बात को देना होगा जो आप लोगों को अभी थोड़ा समझाएं। देखिए इसमें क्या करना होगा, परिवर्तनशीलता का संग्रहण। जो हम लोगों को परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन क्या कर रहे हैं कि दोनों का जाति हो सकता है कि क्या हो, थोड़ा अलग अलग है। दोनों के बीज को लिए, दो पौधे के बीज को लिए, उसके दोनों जीन को हम अलग अलग जीन को ले लिए। अब जीन का हम प्रजनन करवाएं, नया आपका आ गया संतति। अब उसको हम डेवलप किए, मिट्टी में रोपें, उसका वातावरण बना के देखें क्या ये सही हम लोगों के लिए है। तब वही हम लोग क्या हो गया, परिवर्तनशीलता का संग्रहण। देखिए अलग अलग इसको पढ़ते हैं, वही जो समझाएं आपको, अलग अलग प्रजाति वाले विभिन्न पौधे और बीजों का संग्रह किया जाता है। जब पौधे और बीज के रूप में जीन का संग्रह, देखिए पौधे और इसके रूप में जीन का संग्रह होता है, तब उसे जर्म प्लाज्म संग्रह कहते हैं। ये परिवर्तनशीलता का संग्रहण कहते हैं। ये एरो का चिन्ह देके लिखिएगा। जनकों का मूल्यांकन का चयन, ये 2 नंबर ये देके लिखना, ठीक है। एक मिनट हम इसको यूज कर रहे हैं। देखिए 2 नंबर देखिए लिखिएगा, जनकों के मूल्यांकन का चयन। तो सबसे पहले हम लोग श्रेष्ठ जनक का पहचान करते हैं। श्रेष्ठ जनक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, श्रेष्ठ जनक का मतलब ये हुआ कि बढ़िया पेरेंट होना चाहिए। दोनों पेरेंट यदि बढ़िया हो गया, तब इस स्थिति में हम लोग का क्या होगा, संतान जो आएगा तो ऑलरेडी आपका बढ़िया ही होगा। तो हम लोगों को ये भी ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट है जनकों का मूल्यांकन, यानी जनक को किस तरह का हम लोग चयन करना है। फिर उसमें चयनित जनकों के बीच संकरण, दोनों जो हम लोग किए इसके बीच हम लोग जो संकरण होगा इस पे आना होगा। तो इसमें श्रेष्ठ नर और मादा के बीच, यानी श्रेष्ठ जो आपका दोनों मेल फीमेल दोनों के बीच हम लोग संकरण करवाते हैं, तो नया आपका आ जाता है। तो इसमें आपको दोनों का सही से पहचानना होगा। क्या पहचानना होगा सर, कि ये आपका बेस्ट है या नहीं है। तो फिर नए नए जीवों को दोनों को मिला दिए, फिर नया हम लोगों का संतान का उत्पत्ति हो जाता है। तो यही, ये कोई उतना नहीं था, आप अपने से इसको समझ सकते थे। चलिए ये आपका 12th ये चैप्टर जो है चैप्टर 9 का 8 नंबर क्वेश्चन है। चैप्टर 9 का 8 नंबर क्वेश्चन है, जैव प्रबलीकरण। ये जैव प्रबलीकरण क्या होता है सर, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इस सब के मात्रा का मतलब उसमें पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से रहना चाहिए। इसी को हम लोग जैव
प्रबलीकरण कहते हैं। जैसे आप कोई वैसा ही ना चीज़ खाइएगा जिससे आप लोगों को शरीर को प्रोटीन मिले, सब विटामिन मिले। इसी प्रकार से हम लोग अब जो बना रहे हैं, हम लोग लैब में पौधा सब बनाने के बाद उससे हम नया प्रकार का बहुत सारे प्रजाति को डेवलप कर रहे हैं। इसमें उसमें ये देखा जाता है क्या ये हम लोगों के स्वास्थ्य में कौन सा विटामिन दे रहा है क्या। ऐसा नहीं कि देखा कि हाँ बढ़िया देखने में है, चलो भाई मार्केट में प्रचार कर दें, वैसा नहीं होता है। उसका सबसे पहले टेस्ट होता है कि जो हम लोगों के पहले जनरेशन में था क्या वही आपका सेम टू सेम विटामिन इस जनरेशन में है या नहीं है। यदि उससे बेहतर हुआ तब मार्केट में आएगा, यदि उससे बेहतर नहीं हुआ तो मार्केट में नहीं आएगा। तो चलिए जैव प्रबलीकरण को आपको समझाते हैं, यही मेन पॉइंट है। देखिए जैव प्रबलीकरण प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से जब संतति पौधा के पोषण स्तर जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि मात्रा में, गुणवत्ता में स्वास्थ्यवर्धक रूप में वृद्धि कराया जाता है, उससे ही हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं, जैव प्रबलीकरण कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है इससे आप कुछ कम भी पॉइंट कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपको हाइब्रिड मक्का में एमिनो एसिड रहता है, और कद्दू पालक में विटामिन ए, करेला में आप लोग का सी रहता है, पालक सब में आयरन कैल्शियम मिलता है। तो यही सब हम लोगों का है। अब चलते हैं हम लोग एकल कोशिका प्रोटीन पे। एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, जिसमें एक तरह से का मतलब एक ही प्रकार का प्रोटीन रहता है, एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। आप लोग ये जान रहे हैं कि हम लोगों का जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, केवल हम लोगों में नहीं, एनिमल में भी वृद्धि हो रहा है, जंतुओं में, तो मानव भी वैसे जंतुओं में ही आता है। तो इससे ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 25% मानव जो है जनसंख्या, ये कुपोषण का शिकार हो रहा है। क्यों? अब जनसंख्या बढ़ रहा है और आपको उत्पादकता उसके अनुसार से नहीं हो रहा है, तो 25% जो जीव है तो वो पोषण के शिकार हो रहे हैं। तो इसमें यही आप लोगों को समझना है कि अनाज, दलहन, सब्जियों, फलों इत्यादि उत्पादन से मनुष्य, पशुओं के बढ़ते जनसंख्या दर से स्पष्ट होता है कि 50% से अधिक मानव जनसंख्या भूख और कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। और इसके लिए मेन प्रोटीन का यही आपका स्रोत हो जाता है, एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, चलिए हम आपको अपने भाषा में समझाते हैं। जैसे कि 2 क्विंटल 3 क्विंटल यानी 200 kg 300 kg का कोई गाय रहती है, और वो गाय अपने जो दूध के कारण है हम लोगों को प्रोटीन देती है। दूध जो है, दूध के कारण हम लोगों को गाय प्रोटीन देती है, और प्रोटीन वो जो देती है तो 200 ग्राम प्रोटीन देती है। जो दूध हम लोग खाते हैं तो वो उसमें करीब 200 ग्राम प्रोटीन रहता है। अब हम लोगों के पास बहुत सारे सूक्ष्म जीव से बने अगर हम पदार्थ को खाते हैं तो वो रहता, जैसे अभी 200 kg का समझिए जानवर सब है, गाय सब है, उससे जो दूध खाते हैं 250 ग्राम को प्रोटीन मिलता है, 250 ग्राम। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि मेनली कि 200 ग्राम से हम लोगों को, आपको यहाँ समझा देते हैं ठीक करके, 200 ग्राम से हम लोगों को 200 ग्राम वाले गाय से 200 ही ग्राम, माफ़ कीजिएगा, 200 ग्राम वाले गाय से 200 ग्राम प्रोटीन हमको प्राप्त होता है। और अगर आप मिथाइलोफिलस नामक बैक्टीरिया का यूज करते हैं तब 200 kg में 200 ग्राम था, लेकिन यहाँ मात्र 250 ग्राम है। फिर से समझिएगा, 200 kg से 200 ग्राम मिलता है, लेकिन और यहाँ आपका 250 ग्राम से, इस जगह आपके पास कितना है 250 ग्राम है, इस जगह आपका 250 ग्राम से 25 टन प्रोटीन मिल जाता है। आप बताइए कौन खाना पसंद कीजिएगा।
आप यदि ऐसा ऑप्शन मिले कि 200 केजी गाय है, 200 केजी गाय से आपका दूध जो खाते हैं तो 200 ग्राम मिलता है, लेकिन साथ में यदि उससे भी कम वाला आप सूक्ष्म जीव का हम यदि भले ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जैसे मशरूम सब खाते हैं तो ऐसे यहाँ मिल ही जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए ताइवान से आता है, तो सबका अलग अलग प्रजाति हो जाता है। तो मेनली यही है कि इससे आपका 25 टन मिलता है कि इसमें आपका 250 ग्राम में 25 टन प्रोटीन हम लोगों को मिल जाता है। अब आते हैं भारत के संकर फसल। भारत के संकर फसल, इसमें आगे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, उत्तक संवर्धन। तो चलिए उससे पहले हम लोग भारत के संकरण फसल, हाइब्रिड फसल जो हम लोग उसका उपयोग करते हैं, इस पे हम लोग आते हैं। तो चलिए उसके कुछ नाम है आपका, हाइब्रिड गेहूं का नाम है आपका सोनालिका है, कल्याण सोना है, हाइब्रिड राइस है IR8 जया। और आप लोग इसी तरह से यदि आप गन्ना का भी आप लोगों का है, फिर मक्का का है, फिर ज्वार का है, ये सब आपका बहुत सारा दिया गया है। तो चलिए हम लोग आते हैं, अब लगभग हम लोगों का कंप्लीट ही होने वाला है दोस्तों। एक ही क्वेश्चन बोल रहे थे आप लोगों को, उत्तक संवर्धन हम लोगों को समझना है। तो चलिए बीच में आपका थोड़ा सा फिर से फिशिकल्चर आ गया है। तो फिशिकल्चर आप लोग जान रहे हैं कि विकसित करते हैं कहाँ, फिश को कहाँ, तालाब में, नदी में, ये सब हम लोग करते हैं। मछली का पालन करते हैं, इसको हम लोग फिशिकल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी का पालन कीजिएगा तो हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ एक्वा कल्चर है, हमको लगा कि आपका हनी बी मधुमक्खी वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक्वा कल्चर क्या होता है, एक्वा कल्चर का मतलब होता है कि ये भी हम लोग पालन ही करते हैं। एक्वा कल्चर जब प्रकृति आवास में विभिन्न जलीय जंतु जैसे मछली आवास इस सब का हम लोग पालन करते हैं, तब हम लोग एक्वा कल्चर कहते हैं। जैसे याद कीजिए, आपको पिछले चैप्टर में बताए थे कि स्थानीय स्वस्थानीय संरक्षण, वाय स्थानीय संरक्षण, उसी प्रकार से है। प्राकृतिक रूप से यदि आप करते हैं तब उससे हम लोग एक्वा कल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। उत्तक संवर्धन कई बार आ गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। उत्तक संवर्धन ये आपके NCERT में भी है। ये एक प्रकार का तकनीक है दोस्तों, ये भी हम लोग जिसका उपयोग प्लांट में करते हैं और नया पौधा को विकसित करने के लिए करते हैं। और इसमें लेते क्या हैं, प्लांट का कोई भाग लेते हैं, उसको लैब में लेके जाते हैं। पहले समझिए ना कहानी की तरह, कोई प्लांट लिए, उसके हम किसी भाग को लिए और उसमें भाग को लेके उससे कोशिका निकाल लिए लैब में जाके। कोशिका निकालने के बाद उससे जो नया संतति आता है डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसका कि हम लोग तना काट के ही नया संतान के रूप में, संतति के रूप में विकसित करवा सकते हैं। एक्स प्लांट का मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि आपका ये पीछे जनरेशन वाला प्लांट हो जाता है। चलिए आपको हम समझाते हैं। वह तकनीक जिसके द्वारा प्रयोगशाला में पौधे के किसी भाग, कोई भाग आप ले लिए, जैसे कोशिका, अगर लिखिएगा, वह तकनीक जिसके द्वारा प्रयोगशाला में पौधे के किसी भाग जैसे कोशिका या उत्तक, ब्रैकेट सब बंद कर दीजिएगा, एक्स प्लांट को उपर्युक्त संवर्धन माध्यम में डालकर वृद्धि कर एक नए पौधे को विकसित कराया जाता है, इसे हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू का मतलब होता है दोस्तों उत्तक। तो अगर हम कोई कोशिका लिए तो कोशिका के इस समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो मतलब वहीं हम लोग पहुंच गए कि ये हम लोगों का क्या हो गया, उत्तक हो गया। तो उत्तक के कारण हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए उत्तक संवर्धन कहते हैं। और इसको 1902 ईस्वी में हर्बर्ट लैंड वैज्ञानिक ने बताया। और इसमें हम लोग किसी टुकड़ा को लेते हैं, किसके टुकड़ा को लेते हैं, किसी पौधे के छोटा टुकड़ा को लेते हैं और इसी से हम लोग
टुकड़ा को लेके एंथर सब का, पराग सब का, इस सब का हम लोग यूज कर लेते हैं, परागन करवा लेते हैं। ये सब आप लोग को हम पीछे बता चुके हैं। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 ये ध्यान दीजिए, टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन क्वेश्चन है, लेकिन ये पॉइंट जो है, तो ये पॉइंट ही क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है तो आपका यही है, पॉइंट से ही उसका आंसर आपका मिल जाएगा। तो चलिए हम इस पॉइंट को आपको बताते हैं। रासायनिक पदार्थ का वह मिश्रण जिसे प्रयोगशाला में शीशे के पात्र में रखा जाता है और उसमें डाले गए एक्स प्लांट में वृद्धि और विकास के लिए, पोषण के लिए उत्तरदायी होता है, उसे ही हम लोग कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम कहते हैं। इसके विभिन्न रासायनिक घटक होते हैं, सुक्रोज, लवण, विटामिन, एमिनो आम्ल, बहुत सारा। तो इसका आप लोगों को समझ गए होंगे, आपको बताए थे पात्रे निषेचन, वही आपका पात्रे निषेचन से ही संबंधित पॉइंट है कि इसको हम लोग प्रयोगशाला में शीशा में गए, इसके उत्तक को दिए, इससे हम लोग वृद्धि करवाएं, नया संतति आया, तो ये सब पात्रे निषेचन का ही है। इसमें खाली आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बस हो जाएगा। फिर अगला है आपका टिश्यू कल्चर द्वारा हजारों की संख्या में पौधे उत्पन्न किए जाते हैं और हम लोग इसका उपयोग यही है, कोई विशेष नहीं है। देखिए टिश्यू कल्चर हम लोग क्यों ये सब ज़्यादा से ज़्यादा अब हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं कि इसका संख्या में वृद्धि करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बीज को उगाएंगे और अच्छा किस्म का हमको मिल गया और सभी जीवों को इसके कारण हमको खाना पीना मिल जाए। तो यही सब हम लोगों का मेन महत्व होता है। जैसे टमाटर, केला, ये सब क्या हो रहा है, अब सब दिन आपको मिलने लगा है। क्यों सब दिन मिलने लगा है? क्योंकि हम वैसे वातावरण में इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस को करना होता है। देखिए अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर। इस टिश्यू कल्चर का कितने प्रकार के होते हैं? इसका 2-3 प्रकार है, तो समझिए कि ये क्या है। विभज्योतक संवर्धन। विभज्योतक संवर्धन क्या होता है? इसमें यदि आप कहिएगा, एक होता है मूलांकुर, एक होता है परांकुर। ये 11 का है, हम आपको एक बार पॉइंट को याद करवा देते हैं। जो जीव कोई बीज होता है, जैसे कि चना का ही बीज लीजिए ना, तो ऊपर वाला भाग जो होता है, तो वो जो निकला होता है, तो ऊपर वाले को परांकुर कहते हैं और नीचे जड़ वाला भाग जो है उसको हम लोग कहते हैं मूलांकुर। और ऊपर वाले को ही हम शीर्ष जो है, ऊपर जो जाता है उसे हम लोग परो शीर्ष कहते हैं। जड़ वाले भाग को नहीं, ऊपर वाले भाग को कहते हैं। तो ये आपको याद दिलाना था। अब देखिए ये पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए वह टिश्यू कल्चर जिसमें एक्स प्लांट के रूप में पौधे के कोई भाग, विभज्योतक भाग इसका होता है, जैसे प्रोशीर्ष से लेकर संतति पौधा प्राप्त किया जाता है, इसे ही हम लोग मेरिस्टीम कल्चर कहते हैं, विभज्योतक संवर्धन कहते हैं। इसका मेन वही अर्थ है, जब हम लोग टिश्यू कल्चर जिसमें पिछले जनरेशन के किसी पौधे को लेते हैं और उसके ऊपर वाले किसी भाग से हम संतति निर्माण करवाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विभज्योतक संवर्धन कहते हैं। और इसमें आपका एंथर पोलेन रहता है और पराग, जिसका हम लोग पराग लेते हैं। जानते ही हैं आप लोग, अगर हम संतति विकसित करवाएंगे तो एगो पराग को लेना होगा, पराग में एंथर से निकलता है, तो वही आपका एंथर पोलेन कल्चर है। ऐसे कल्चर एक्स प्लांट के रूप में एंथर या पराग कण लिया जाता है, अतः प्राप्त नया पौधा ओगुनित होता है। तो ये आपको ओगुनित याद रखना है। फिर आपका प्रोटोप्लास्टिक कल्चर, तो ये आपका इसमें प्रोटोप्लास्टिक का मतलब है कि इसमें कोशिका भित्ति रहित होता है। इसमें कोशिका भित्ति मतलब कि रहित होता है। तो इसी तरह से हम लोग प्रोटोप्लाज्म में
तो ये सब पॉइंट आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला आप याद रखिएगा। उसके बाद ये पॉइंट एक आध को लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग लास्ट की तरफ ही आ गए हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है, चलिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है, यही कोशिका भित्ति वाला है। इसमें एक दो को याद रख लीजिएगा एग्जाम्पल कि संकर या हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्मिड को एक्स प्लांट के रूप में, एक्स का मतलब कि पिछले जनरेशन के प्लांट के रूप में उपयोग कर टिश्यू कल्चर द्वारा नया पौधा प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे हम लोग सोमाटिक हाइब्रिड कहते हैं। यही सब आप लोगों का है। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये हम लोगों के दैनिक जीवन से रिलेटेड था। चलिए ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही आसान था। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसको इसी जगह समाप्त करते हैं। धन्यवाद।